हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। बजट को लेकर देश में गहमा गहमी तेज है कि बजट 2026 क्या कुछ आपके लिए लेकर आने वाला है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी फिक्र जो नजर आ रही है वो है बदलता हुआ ट्रंप साहब का मूड, और ये एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा असर डाल रहे हैं। और अंदर तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे साथ मेरे दो कॉलीग्स जुड़े हुए हैं, विवेक मित्तल, जिनको आप सुबह से लेकर के शाम तक मनी 9 पर मार्केट की बारीकियों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को डिकोड करते हैं, और एक तरफ है प्रवीण शर्मा जो इकोनॉमी के बारे में हमें समझाते हैं। तो प्रवीण, आपसे शुरू करूंगी। भाई, इकोनॉमी में कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसे अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी खबर बजट में मिलने की मुझे तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। बजट मोस्ट प्रोबेबली एक नॉन इवेंट रहने वाला है, जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार के हाथ असल में बंधे हुए हैं अपने खजाने की चिंता को लेके। कलेक्शन चाहे टैक्स का हो या बाकी चीज़ें हों, सरकार के सामने मुश्किलें ज़्यादा हैं, और राहतों का जो एक कहें कि कड़ी है, सिलसिला है, वो सरकार के सामने कम दिखाई देता है। तो सरकार इस वक्त थोड़ी पशोपेश में है कि आखिर बजट में हम दे क्या पाएंगे, गुंजाइश कितनी है। मुश्किल दिखाई देती है, इस बार थोड़ा टाइट सिचुएशन है गवर्नमेंट की। बिल्कुल। और हमने देखा था पिछले बार डायरेक्ट टैक्स में इतना बड़ा बोनांजा दे दिया था, आपको 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगा दिया था। और डायरेक्ट टैक्स में मैं जिससे भी बात कर रही हूँ वो कह रहे देखिए पिछली बार बहुत बड़ा लड्डू मिल चुका है, इस बार छोटे लड्डू की उम्मीद रखिए। लेकिन शेयर मार्केट जो है वो अब वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है ट्रंप साहब। दावोस में बोले, आज मार्केट का मूड अच्छा। दावोस में जब तक नहीं बोले थे उसके पहले उनके ग्रीनलैंड से लेकर आइसलैंड पे कब्जा करने की बातों से हमारे बाजार घबराए हुए थे। बाजार का सेंटिमेंट सुधारना जरूरी है विवेक। बिल्कुल, बाजार का सेंटीमेंट देखिए, ट्रंप साहब तो सुधारेंगे ही, लेकिन इंटरनली मुझे लगता है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी सुधारेंगी। और वित्त मंत्री बीइंग ए वुमेन, आई थिंक वुमेन और जो एक हस्बैंड वाइफ वाला जो एक इस बार बातें आ रही है, आपको भी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल, जॉइंट टैक्सेशन की बात हो रही है कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों को जो है वो एक साथ। प्रियंका जी, मतलब कितना बेनिफिट मिल जाएगा? आप बताइए, आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। मैं तो बीइंग ए हस्बैंड, मतलब मैं क्या बताऊंगा, मेरी तो वाइफ। आपने वही काम किया जो सरकार कर रही, मुद्दे से हटा दिया। मार्केट को क्या चाहिए बजट से वो नहीं बता रहे, आप टैक्सेशन पर आ गए। देखिए, मैं दोनों चीजों पर आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं आप पर आ रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, पहले आपसे पूछता हूं कि आपकी क्या उम्मीद है। बीइंग ए वुमेन, आप एक वर्किंग वुमेन हो, आपकी क्या उम्मीद है बजट से? देखो, जो उम्मीद हमारी होगी ना, वही एक आम आदमी की भी उम्मीद हो सकती है। मेरी उम्मीद मैं बताऊं विवेक जी, अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक औरतों को एक अलग से ना इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलती थी, वो वापस ले ली। मैं तो उसी को डिमांड कर रही हूँ। और आप कहेंगे कि आप जब कहेंगे प्रियंका कि हम मर्द और पुरुष वर्क प्लेस में एक समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो टैक्स में क्यों नहीं? भाई, वर्क प्लेस में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन आप माने या ना माने, जब हम ऑफिस से निकलते हैं और आप जब घर जाते हैं और मैं जब घर जाती हूँ, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि विमेन को एक अलग जो इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए। और महिला वित्त मंत्री हैं प्रवीण, आप मेरे साथ हैं या नहीं? नहीं, मुझे देखिए जो बड़ी चीज़ समझ में आती है, मुझे समझ में आती है कि पिछले साल सरकार ने, और अब तक जो सरकार का फोकस अगर आप देखेंगे पिछले 9-10 साल में, वो सरकार का फोकस रहा बिल्कुल गरीब, किसान गरीब उस पर। और डीबीटी का सरकार ने भरपूर इस्तेमाल किया, फ्रीबीज की भी इस्तेमाल हम राज्यों में भी देखते हैं और केंद्र में भी। मुझे लगता है पिछले साल सरकार ने मिडिल क्लास को डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं, वो सरकार ने मिडिल क्लास को दे दिया, जिसके जरिए आपकी जेब में सीधा पैसा दिया। और उसके बाद फिर जीएसटी का कट तो फ़ायदा मिला। मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है कि महिलाओं के लिए सेपरेट कोई अरेंजमेंट करें, या बाकी टैक्स पेयर्स के लिए अब अरेंजमेंट सरकार कुछ और कर पाए। सरकार के सामने बोझ ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, सरकार के खजाने में पैसा आने का सिलसिला कम है। प्रवीण भाई, लायबिलिटी आपके चेहरे पर ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री ने सरकार की कलेक्शन का बोझ आप पर छोड़ा हुआ और आप बजट डेफिसिट पर चल रहे हो। बजट, ये बातें बहुत हो रही है विवेक। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि देखिए, मार्केट में हमेशा है ना, एक प्री बजट एक वो चलता है कि प्री बजट एक सेंटिमेंट चलता है, फिर पोस्ट बजट एक सेंटिमेंट चलता है। तो प्री बजट सेंटिमेंट में आप क्या रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लास्ट बजट, जैसा प्रवीण जी बता रहे थे कि पिछले बजट्स में अलग अलग स्कीम्स में चुनाव जीतने के लिए जो भी सरकार ने किया,
वो गरीब तबके को, मिडिल क्लास को एड्रेस कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है सरकार के पास? कैपेक्स की, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा। आपने 12 लाख तक छूट दे दी। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं, मेरी नौकरी नहीं बचेगी, मैं 12 लाख की एग्जम्पशन रखूं या 6 लाख की, मुझे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा? उसके पीछे रीजन है जो आपने शुरुआत में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि टैरिफ लगा दिए। अब टैरिफ लगाने से हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उनको हिट लगा। उनको हिट लगने से अब क्या हुआ कि जो कंपनियां 50 to 70% या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, उनको हिट लगने से उन्होंने रोजगार अपने यहां पर कम करने शुरू कर दिए। नई हायरिंग तो बिल्कुल फ्रीज कर दी। अब दूसरा क्या हुआ, जो कंपनियां 100% डोमेस्टिकली माल बेच भी रही थी, अब उनका कोई कस्टमर है एक्सपोर्ट वाला जिसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है, तो हिट तो उसको भी लगा ना। मैं आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं कुछ माल और आप 100% एक्सपोर्ट एक्सपोजर लेकर बैठे हो, तो रिपल इफेक्ट उसका आ रहा है। तो मेरी कंपनी को भी ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो मैं 100% डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनी था लेकिन नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली मेरे यहां से भी छटनी हो रही है। तो अब अगर आपके यहां से भी छटनी हो गई, मेरे यहां से भी छटनी हो गई, तो जो आदमी मेरे यहां पर या आपके यहां पर एम्प्लॉय था उसको कहां से फायदा है? उसको 12 लाख रुपए कर लो, 6 लाख कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे लगता है सरकार को ये श्योरिटी लानी पड़ेगी इस बजट में कि ना आपके यहां से रोजगार हटे ना मेरे यहां से रोजगार हटे। ट्रंप की छाप दिखेगी इस बजट में। हाँ, असल में सरकार के माथे पे ट्रंप का तनाव दिखाई दे रहा है। वही तो ट्रंप की छाप वाला बजट होने वाला है। बिल्कुल। मतलब भारत के बजट में ट्रंप का ये जो फैक्टर है इस बार के बजट को अनयूजुअल बनाएगा। एग्जैक्टली। पर हम ये भी तो कह सकते हैं, सरकार ये भी कहेगी हमें ट्रंप से क्या चिंता है। नहीं, सरकार को चिंता है, सरकार को नहीं चिंता, पूरी दुनिया को चिंता है। नहीं, क्योंकि देखिए हमारे जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो अभी आगे के प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, महंगाई काबू में है बहुत समय के बाद, आरबीआई ने रेट कट का साइकिल कर लिया है, तो क्या हमें चिंतित होना चाहिए प्रवीण? नहीं, चिंतित होने वाली बहुत वाजिब वजहें हैं, क्योंकि दरअसल ट्रंप के जो एक्शन है, भले हमको पिछली 2 क्वार्टर अच्छी ग्रोथ दिखी, लेकिन आप देखिए दिसंबर में जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 1.33% रहा, वो 4-5 महीने के हाई पे पहुंच गया फिर से एक बार। तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़नी शुरू हुई, तो यहाँ आपके, और फिर आप कंपनियों के अर्निंग्स के नंबर देख लीजिए। अर्निंग्स के अगर आप देखें जो अब तक आए हैं, वो जो बात कही जा रही थी कि दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स अच्छे होंगे, वहाँ नहीं आए। ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, और उनके साथ जो एक पूरी सनकियों की टीम असल में ट्रंप लेके अपने साथ चल रहे हैं। अकेले ट्रंप नहीं है, चाहे विटकॉफ हो, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे उनके जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हों, वो एक पूरी ऐसी टीम लेके इतना एग्रेसिव पॉलिसी अमेरिका के इतिहास में मुझे लगता नहीं है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी जो रहे थे जब उनके वक्त में इराक पे अटैक किया गया था, मुझे नहीं लगता कि 9/11 के वक्त भी इतनी एग्रेसिव अमेरिका की पॉलिसी थी जितनी अभी दिखाई दे रही है। तो ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो भारत के माथे पे, मोदी जी के पे भी, और पूरे खजाने पे चिंता है उसकी। तो निर्मला जी का जो बजट है वो ट्रंप फोकस्ड रहने वाला है। और जॉब जो विवेक कह रहे हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कंजम्पशन का पहिया घूमे, नौकरियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? नहीं, लेकिन नौकरियां पैदा होंगी कैसे प्रियंका जी? मुझे ये बताइए, सरकार के पास, और ये बहुत बड़ा वैसा सवाल है कि सरकार के पास आखिर जादू की ऐसी कौन सी छड़ी है जिससे सरकार नौकरियां पैदा कर देगी? भारत में नौकरियों की समस्या आज की नहीं है। आंकड़े कुछ भी आए कि 4.5% हो गई, 5% हो गई आपकी बेरोजगारी की दर, लेकिन नौकरियां पैदा सरकार करेगी कैसे? उसमें तो भाई प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्पेंडिंग जो रुकी हुई है, नहीं तो वो तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं सरकार से कि गुरु आप अपना हाथ पीछे खींचो, इनको मौका दो, कंपनियों को। कंपनियां राजी नहीं है कि भैया मैं क्यों पैसे लगाऊं, उनको अनसर्टेनिटी सामने दिखाई दे रही है। और विवेक जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, जो कंपनियों के क्वार्टरली नंबर आ रहे हैं उस पे लेबर कोड का असर दिखाई दे रहा है। तो कंपनियां क्यों हायर करेंगी जब आपका लेबर बढ़ जाएगी? डेफिनेटली जब आपको 50% हिस्सा सीटीसी का आपको उसमें दिखाना है, आपको बेसिक और डीए में,
तो फिर आप क्यों जो है वो ज्यादा लोग हायर करेंगे। तो क्या ये लेबर को जो ये लेबर कोड्स को रिवाइज किया गया है, न्यू लेबर कोड आए हैं, इसकी वजह से आईटी बहुत प्रेशर आईटी में बहुत प्रेशर आया और बहुत और वो सारी जॉब IT क्रिएटर भी है बहुत बड़ा। आप देखो LTIM जो L&T माइंट्री वाला शेयर है वो 8% केवल और केवल लेबर कॉस्ट दिखाने की वजह से उसका शेयर 8% तोड़ दिया एक दिन में। अब आप दूसरे तरीके से समझो, मैं कहता हूं कि आप ठीक है आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते तो आप जॉब सेव कर लो, कम से कम जो जॉब पर लगे हुए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं विवेक जी, सरकार ने जो ELI स्कीम लेके आई, सरकार ने हाँ ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स है ना, ELI सरकार लेके आई। सरकार ने कहा कि साहब हम सीधा आपको पैसा देंगे, अगर कोई पहली बार नौकरी पाता है तो उसको हम स्टाइपेंड देंगे। लेकिन इस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या प्रियंका ये है कि स्किल्ड वर्कफोर्स इस देश में है नहीं। ज्यादातर आदमी डिलीवरी के धंधे में इसलिए आया है या ड्राइवरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा स्किल ही नहीं है। गवर्नमेंट सीधा DBT भी अगर बेरोजगारों को भत्ता भी देने लगेगी तो सरकार का पूरा खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारों को सरकार भत्ता नहीं दे पाएगी। यानी हम कहीं ना कहीं जॉब रेडी या यूथ नहीं बना रहे। डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिल रहा है पर जॉब रेडी कोर्सेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है। हाँ, इस देश में पिछले 70 साल, और फिर बात थोड़ी पॉलिटिकली उधर चली जाती है, इस देश में 70 साल तक असल में इस दिशा में काम ही नहीं हुआ कि आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन होना क्या चाहिए। सरकार NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 लेके आई, 2.2 लेके आई। उसमें भी इस बात का मैंने अच्छे से उस पॉलिसी को देखा, 2-3 साल हो गए, जब कोविड का वक्त था तब सरकार लेके आई थी। उसमें भी इस बात के प्रावधान नहीं है विवेक कि आखिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, आखिर अप्लाइड जो चीजें हैं वो आप कैसे सिखाएंगे। तो ये NEP तो अभी आई है ना, 70 साल से कुछ तो नहीं थी ना, जो आई भी तो उसमें भी तो गुंजाइश नहीं है। जमीन पे जाइए, जितनी ये हैं जो आपकी ITIs हैं, सरकार ITI 2 मैकेनिज्म है इस देश में, एक ITI और एक पॉलिटेक्निक। आप पूरे देश में चले जाइए, ITIs की हालत देख के आइए, मैंने तो देखी हुई है। नहीं, मैं इस चीज से आपकी काफी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन प्रवीण जी अब 75 साल की जो दशा है उसको बदलना तो इस बजट से तो बिल्कुल वो अलग हो जाएगा। जो सरकार के पास इस समय क्या है, इस समय टूल्स क्या है, हम अगर उसमें देखें, आपका रेवेन्यू कलेक्शन सबसे पहले हिट होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से। आप स्टॉक मार्केट में STT लगाकर बैठे हो, आप मुझे बताओ STCG लगाकर बैठे हो, LTCG लगाकर बैठे हो, 15 महीने से किसी को गेन नहीं आया। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? STT का कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है सरकार STT का का सही अभी हुआ, तक का, जो पूरे साल उन्होंने कलेक्ट किया था ना पिछले साल 44,000 करोड़, अभी जनवरी तक वो आ चुके हैं, यानी अब इससे ऊपर ही जाएगा। हालांकि सरकार ने STT से अपना जो टारगेट रखा है वो कुछ 70,000 करोड़ प्लस का रखा है, 72,000 करोड़ का रखा हुआ है। अब आप सोचो कि मतलब आप भले ही प्रॉफिट में काटो अपना शेयर, लॉस में काटो, उनके अकाउंट में STT चली गई, और आप STT को थोड़ा सा डीप में जाओगे तो सेल साइड पर ज्यादा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बाय और सेल दोनों साइड पर लगेगी, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपकी केवल सेल साइड पर लगेगी। अब भाई मैंने कोई सौदा लिया तो मैं बिना सेल किए तो उस सौदे से बाहर आऊंगा नहीं, तो STT तो मुझे देनी ही देनी है। आप सीधा बोल दो कि देनी ही है, ये बाय सेल क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को STT पर अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आप LTCG STCG इन पर करो। आप क्यों करो, इसके पीछे भी रीजन है। FIs का इन्वेस्टमेंट केवल $2 बिलियन का निकला आपके यहां से, ठीक है, और आपके मार्केट को बचा नहीं पा रहा कोई। उनका कितना $1 बिलियन लगा पड़ा, $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उनका, खत्म करते करते उनको सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब आपको अगर उनको FIs को रोकना है, हमारे यहां पर 40% जो FIs है वो US से आते हैं। सरकार की केवल ट्रेड डील ही नहीं अटकी पड़ी है, सरकार का इन्वेस्टमेंट भी अटका पड़ा है। अगर आप ट्रंप को खुश नहीं कर पा रहे, आप उनके इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर पा रहे, तो आप ये 40% FIs को भी खुश नहीं कर पा रहे इनडायरेक्ट। और FIs का निकलना जारी ही रहा। आपकी करेंसी टूट जाएगी, करेंसी टूट रही है, इनफैक्ट 91 पर आप आ गए हो। आप करेंसी नहीं बचा पाओगे, आप FIs का इन्वेस्टमेंट नहीं बचा पाओगे। कब तक आप नौकरियां बचा पाओगे? जब आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनियों के यहाँ से लोग निकलेंगे, आपका FDI नहीं आएगा तो आपके यहाँ से बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। FDI सिचुएशन बहुत ग्रिम है, सिचुएशन ग्रिम है, बिल्कुल ग्रिम है जी। नहीं, इसीलिए सिचुएशन ग्रिम है, ये बात अब
अब दूसरी डायरेक्शन चलते हैं। सिचुएशन ग्रिम है, ये बात सरकार को भी समझ में आई, और सरकार को कब से समझ में आई? सरकार को समझ में आ गई थी असल में जब मई जून में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तब सरकार को ये बात समझ में 2024 में कि साहब हम जो कर रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं स्थिति उससे उलट है, और इसीलिए सरकार ने फिर रिफॉर्म का एक रास्ता पकड़ा। और उसके बाद, और यही वजह है कि जो हम मानकर लगातार चल रहे हैं कि ये बजट जो है, और दो सरकार ने बड़े पैनल बनाए, एक टीवी सोमनाथन जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी अगुवाई में, और एक इससे पिछले जो सेक्रेटरी थे आपके राजीव गाबा उनकी अगुवाई में जो अभी नीति आयोग के सदस्य हैं। दो बड़े पैनल बने हैं और माना ये जा रहा है कि ये पूरा बजट सरकार का फिर से जो एक सिलसिला शुरू किया सरकार ने रिफॉर्म का, उसको ही आगे बढ़ाएगा। इस बजट में रिफॉर्म को लेके बड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं हम रिफॉर्म को लेकर के, लेकिन टैक्स के फ्रंट पे तो कुछ नहीं होने वाला है। एलटीसीजी, एसटीटी आप जितनी गुहार लगा लीजिए, सरकार को भी तो कमाई करनी है, कहाँ से करेगी सरकार? तो हमारे इनकम टैक्स रिफंड रोक करके बैठी है ताकि अपने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को थोड़ा सा दिखा सके कि ये अच्छा हो रहा है। देखिए, अगर आपको, मुझे गेन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, मैं कितने साल तक स्टॉक मार्केट में टिकूंगा? आप बताओ। तो आपको एसटीटी कहाँ से मिल जाएगी? सिंपल सा लॉजिक है। तो इन्वेस्टर्स को अगर रोकना है, इन्वेस्टर्स को रोकना है तो आपको रोकने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आप एफआईआईज के मुद्दे पर आपने वो जो अभी पीछे लास्ट वीक जो केस हुआ था, वो कंपनी का एक, तो उस कंपनी के केस में भी आपने, आपकी कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल वाला उस केस में भी आपने एक विदेशी इन्वेस्टर्स को अच्छा मैसेज नहीं दे पाए, मतलब उन्होंने उसको नेगेटिवली लिया। मैं बाद में बात देख रहा था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर चिंतित हैं। तो विदेशी निवेशक तो खफा नजर आ रहे हैं और पैसा खींच रहे हैं, लेकिन भाई अपने देश के लोगों के लिए तो 8वें वेतन आयोग की अनाउंसमेंट हुई है, उसको भी, लेकिन उसमें भी एक अरियर को लेकर के मामला फंस रहा है, अरियर को भी और उसको लागू करने की तारीख प्रवीण अभी तक क्लैरिटी नहीं पहुंच पाया है। उसमें मसला अब इस बात का ज्यादा है कि क्या सरकार इस बजट में 8th पे कमीशन के लिए कुछ पैसे का एलोकेशन करेगी या नहीं करेगी? प्रोविजन करती है कि इस बजट में तो नहीं करेगी। नहीं, भले देना सरकार, ये होगा कि सरकार को देना नहीं है इस फिस्कल ईयर में, नहीं देना आने वाले में, लेकिन क्या सरकार उसके लिए पहले से एक प्रोविजनिंग करके रखेगी? उसके लिए मान लीजिए बोरोइंग करनी पड़ेगी, सैलरी पेंशन का जो हिस्सा है बजट के आपका, अगर आप पूरा एक जो पाई चार्ट अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा चंक जो है बजट का वो आपका सैलरी और पेंशन में जाता है। मैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग जी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार इस वाले बजट में इस तरफ एकदम चुप्पी रहने वाली है, इस तरफ वो देखने वाली नहीं है, और ये इसे अगले साल वाले बजट में ले जाएगी। इस साल कुछ नहीं कहेगी क्योंकि सरकार ऑलरेडी फंसी हुई है, जो हम लोग कह रहे हैं, और सरकार हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रही होगी। तो 8th पे कमीशन को लेकर के और उसको फैक्टर इन करने के लिए कि भाई वो कैसे अपनी बोरोइंग को बढ़ाते हुए कहीं से भी नजर नहीं आने वाली, और वैसे भी ये मिडिल बजट है, तीसरा बजट है, अभी हम बहुत दूर है चुनाव से, कुछ मुझे नहीं लग रहा 8th पे कमीशन के कुछ जिक्र भी होने वाला है इसमें। अच्छा प्रियंका जी, आप तो म्यूचुअल फंड देखते हो, म्यूचुअल फंड में क्या स्थिति है? म्यूचुअल फंड में यही आप जो मांग कह रहे हैं, एलटीसीजी में जो है आपको गेन्स पे जो टैक्स देना होता है वो 1,25,000 के ऊपर के गेन्स पे टैक्स देना है। तो भाई इंडस्ट्री कह रही कि इसको बढ़ा दो ना, आप टैक्स मत कम करो, 2 लाख के गेन तक को एग्जेम्प्ट कर दो जिस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़े, और एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो डेट म्यूचुअल फंड में मिलता था वो भी वापस ले लिया। तो वहां डेट म्यूचुअल फंड को और अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि वहां पर निवेश भी बहुत तगड़ा आउटफ्लो हम डेट म्यूचुअल फंड में महीने दर महीने देख रहे हैं। लोग बस शॉर्ट टर्म के लिए पैसा वहां पे पार्क कर रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं है, टैक्स का फायदा नहीं है। तो डेट म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार यहाँ पर इंडेक्सेशन का फायदा लेकर आए। एलटीसीजी में भैया एक बार सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 12.5, तो उम्मीद नहीं रखी कि उसे 10 पर लेकर आएगी। हालांकि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे हैं कि सरकार इसे कम कर सकती। वही चिंता जो विवेक आप कह रहे थे कि बाजार में निवेशक नहीं है, निकलना शुरू हो रहे हैं निवेशक, या निवेश को रोक करके बैठे हैं और नए निवेशक फिर नहीं जुड़ेंगे ना ऐसी स्थिति में। तो उनको लाने के लिए कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि पूरे 2025 में हमने देखा तगड़ा इन्फ्लो आता रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। बिल्कुल। और मैं आपको एक डेटा देता हूँ, बाजार की स्थिति दयनीय क्यों है। MTF बुक जो हम ब्रोकर से उधार लेकर अपनी पोजीशन को रख लेते हैं, उसका डेटा ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, यानी कि उधारी बढ़ गई। अब आप समझो कि ब्रोकर्स को तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही,
एज ऑफ नाउ। उनकी ब्रोकरेज इनकम घट गई, उनकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई। लेकिन अगर आप इसको एक आम निवेशक के तौर पर देखो तो वो कितना टेंशन में है। वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, रोज अपने शेयरों को गिरते हुए देख रहा है और दोहरी मार झेल रहा है, और ऊपर से सरकार को टैक्स दे रहा है, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो लॉस में है, वो तो छोड़ दीजिए। तो 3 पार्ट पे वो मर रहा है कि अगर उसने 100 रुपए का शेयर लिया, 80 रुपए भी आ गया तो 100 रुपए की पोजीशन पे पहले वो इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा वो टैक्स दे रहा है सरकार को, एसटीटी, और तीसरा रोज गिरते हुए देख रहा है। तो ये सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, स्टॉक मार्केट को मैं इसलिए बोलता हूं कि रिवाइव करना क्यों जरूरी है। आज आप देखो, देश की 4 से 5 हजार कंपनियां जो टॉप की हैं वो सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। उनके प्रमोटर्स भी हैं, वो अपनी रोज वेल्थ चेक करते रहते हैं, मेरी वेल्थ इतनी हो गई, मैं वहां इस इंडेक्स में चला गया, मैं उस इंडेक्स में फलाने पायदान पर पहुंच गया। अब जब आपकी पिटाई हो रही है, आपका शेयर पिट रहा है, आपकी वेल्थ गिर रही है, प्रमोटर का मूड क्या होगा? वो एम्प्लॉय हायर करने की तरफ होगा? नहीं होगा। एक्सपेंशन की तरफ होगा? नहीं होगा। तो आपको उस प्रमोटर को भी तो सपोर्ट करना है। तो आपको 4 से 5 हजार प्रमोटर, टॉप की 4,000 5,000 कंपनियां जो आपकी बेंचमार्क कंपनियां हैं देश की, उनको सर्वाइव करवाना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इक्विटी तो पिट रहा है, लेकिन सोना और चांदी भागने, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अलग से टैक्स ही ना लगा दे गोल्ड और सिल्वर में। प्रवीण, इतनी कमाई करके लोग बैठे हुए हैं। नहीं, गोल्ड पे देखिए इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने कम की थी, है ना। जहाँ तक मुझे याद है शायद 15% थी, उससे 6% बिल्कुल, है ना। तो अब सरकार अगर उसको वहाँ पे भी सरकार फंसी है। जैसे ही आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं, स्मगलिंग शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आपकी 5-6% की इंपोर्ट ड्यूटी पे भी लोग स्मगलिंग कर रहे हैं गोल्ड की। तो सरकार और गोल्ड पे लोग पीछे पैर करने वाले हैं नहीं। तो मुश्किल है, मुझे लगता है कि सरकार गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, मैं बात करूं जो इन्वेस्टर वहां कमाई कर रहा है, कहीं उस पर ना टैक्स लगा दे सरकार, कहे कि भाई यहाँ पे इतनी कमाई हो रही है। विवेक, देखिए, टैक्स तो होगा ही इस पे, तो टैक्स शॉर्ट टर्म अभी तो कैपिटल है। गेन तो नहीं, टैक्स तो है। उसी हिसाब से लेंगे ना जो सरकार ने पहले कह दिया कि भाई हम लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को अब हम एक यूनिफॉर्म कर देंगे। चाहे कोई भी असेट हो फाइनेंशियल, आपकी टैक्स आपका 12.5% का लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें अब सरकार फिर से अलग अलग एसेट के हिसाब से टैक्स लेके आए, शायद थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ, क्योंकि पिछले साल ही किया था एक हाँ, यूनिफॉर्मिटी। हाँ, टैक्स की कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी होती है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, शायद उस पर सरकार का फोकस है। चलिए, तो इस बातचीत को ही खत्म करते हैं। लेकिन आपने विवेक सबसे पहले मुझसे मेरी विश लिस्ट पूछी थी, हाँ। तो आपकी विश लिस्ट क्या है? मेरी विश लिस्ट तो यही है कि भाई स्टॉक मार्केट को रिवाइव करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा दे। बजट का रोल रहेगा उसमें, आपको लगता बजट का रोल बिल्कुल रहेगा। आपको एलटीसीजी, एसटीसीजी नहीं भी टच करना है, मत करो। है? एसटीटी नहीं, एसटीसीजी मतलब हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ एलटीसीजी, एसटीसीजी आप कह रहे हो टच मत करो, पर एसटीटी को टच करो। एसटीटी को टच करो। आप कम से कम एक इन्वेस्टर को कहीं तो लॉस से उसको राहत दिलाओ ना। आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, कहीं लेकिन बढ़ा ही ना दे एसटीटी। देखिए, पिछले बजट में बढ़ाया था। मैं फिर कुछ नहीं कहूंगा, मैं बजट पर शांत बैठा रहूंगा। प्रवीण, आपकी विश लिस्ट में क्या है? देखिए, मेरी विश लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बजट आपने ओवरऑल, पहले ही कह दिया ये नॉन इवेंट है। हाँ, लेकिन मैं उसमें एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, विश लिस्ट कुछ नहीं है, लेकिन बजट और ओवरऑल देश को देखते हुए मुझे लगता है एक शेयर है जो मोदी जी पे संभवतः फिट बैठेगा पोस्ट बजट, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत रहती हैं। और अहमद फराज साहब का शेर है, मशहूर पाकिस्तानी शायर रहे कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। तो हो सकता है मोदी जी इनविंसिबल जो एक अजय जो जिस तरह के लीडर हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा लेके आए जो इतना अनसर्टेन वर्ल्ड है ट्रंप के खास तौर से, उसको देखते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो प्रवीण को उम्मीद है कि कुछ मोदी जी अपना कारनामा करते हुए नजर आएंगे। वैसे मोदी जी हमेशा सरप्राइज करने में हमें कामयाब रहते हैं, तो वो सरप्राइज फैक्टर्स बजट में दिखेगा या नहीं, इसका इंतजार हमें रहेगा। विवेक, प्रवीण और मैं आपको मनी 9 में बजट डे में भी दिखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक बजट को डिकोड करते हुए, और तब भी समझेंगे हमारी कितनी विश लिस्ट पूरी हुई है। आपकी क्या विश लिस्ट है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और मनी 9 से चिपके रहिए, कहीं और नहीं जाना है। बजट डे के दिन प्री बजट, पोस्ट बजट, मनी 9 पर 360 डिग्री कवरेज हमारे साथ देखते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या?
सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।